मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन देखा था, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग लिखना था। तो हमने दो अलग अलग सेंस के अंदर, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस, उसके अंदर हमने उसका मीनिंग बताया। जैसे कि प्लूरल सेंस के अंदर क्या कहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन फिगर्स। फिगर वाला डेटा कलेक्ट करने को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। फिर दूसरा मीनिंग उसका देखा था सिंगुलर सेंस के अंदर, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस which deals with the methods of collection, organization, presentation, analysis and interpretation of data। तो दो मीनिंग हमने कल देखे थे, और ये जो 5 मेथड्स आई सिंगुलर सेंस के अंदर, वो 5 मेथड आपको एक्सप्लेन की थी। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसको मेथड्स कह सकते हैं, स्टेजेस कह सकते हैं, या स्टेप्स भी कह सकते हैं। आज इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जिस तरह से मीनिंग को दो सेंस में बांटा था हमने, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस, इसी तरह से डेफिनेशंस को भी दो हेडिंग में बांटना पड़ेगा। पहला है स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसको कहते हैं प्लूरल सेंस, एंड स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसको कहते हैं सिंगुलर सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस जो है वो भी दो हेडिंग में बांटी हुई है, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाँ, मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, वो बाद में आएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, समझना बराबर। डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ा शास्त्र की व्याख्याओं। डेफिनेशंस हैव बीन डिवाइडेड अंडर 2 मेन हेडिंग्स या हेड्स। डेफिनेशंस को दो मेन हेडिंग के अंदर डिवाइड कीजिए। कौन से दो मेन हेडिंग्स है? स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब आंकड़ा शास्त्र, आंकड़ा की माहिती तरीके, जिसको कहते हैं प्लूरल सेंस। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डेटा और इन प्लूरल सेंस। तो पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉरेस सेक्रेट। हॉरेस सेक्रेट की डेफिनेशन दी हुई है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other। सर आप ये पढ़ गए? बिल्कुल, मैं पढ़ ही गया। डेफिनेशन है ना, उसमें मेरा कुछ ऐड तो नहीं कर सकता हूं, इसलिए पढ़ गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉरेस सेक्रेट, हॉरेस सेक्रेट की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगी। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। अब ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? डेटा का एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट એટલે સમૂહ, માહિતીનો સમૂહ હોવો જોઈએ बेटा। सिंगल डेटा जो होता है उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मिस्टर ए का इनकम 500 रुपीज है, तो इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसको किसी और के इनकम के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूं। मुझे सिर्फ इतना दिया हुआ है कि मिस्टर ए का इनकम 500 रुपीज है। हाँ, अगर ऐसा दिया होता मिस्टर ए का इनकम 500 रुपीज है और मिस्टर बी का इनकम 750 रुपीज है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? ए की इनकम को बी की इनकम के साथ कंपेयर कर सकता हूं। एग्रीगेट्स, समूह, एक करता वधारे। तो
पहला पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट है, माहितीनो समूह છે। सिंगल डेटा ने હું स्टैटिस्टिक्स कही सकूं नहीं, एक से ज्यादा डेटा आपको दिया हुआ होना चाहिए तभी उसको हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते, नहीं तो उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। समझे फर्स्ट पॉइंट? अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले पढ़ गया था, सिर्फ पढ़ लिया मैंने, अब मैं वन बाय वन सभी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, माहितीनो समूह है। सिंगल डेटा, फिर वही बात, सिंगल डेटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे, एक से ज्यादा डेटा दिया हुआ है तो आप उसको स्टैटिस्टिक्स कह सकते हो। अंडरस्टैंड? चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मतलब डेटा आपने जो कलेक्ट किया है उसके ऊपर बहुत सारे रीजन्स की इफेक्ट होती है। घણા બધા કારણોને લીધે डेटा पर बहोड़ा प्रमाण में मार्क्ड एक्सटेंट, बहुत ज्यादा प्रमाण में इफेक्ट होती है। सर ये क्या बता रहे हो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बता रहा हूं मैं, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, अभी सिर्फ पढ़ता हूं। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। आप जो डेटा कलेक्ट करते हो उसके ऊपर बहुत सारी बातों की इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का डेटा कलेक्ट किया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो समझते हो, कृषि उत्पादन ना आंकड़ा भेगा कर्या। तो चलो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर कौन सी बातें इफेक्ट करेगी? कृषि उत्पादन पर कई बाबतों असर थशे, कई बाबतों की असर थशे। तो आप सोचो, सबसे पहले रेनफॉल, वरसादनु प्रमाण है ना। दूसरा क्वालिटी ऑफ सीड्स, बियारणनी गुणवत्ता। फर्टिलिटी ऑफ सोइल, जमीननी फळद्रुपता। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, खातरनो वपराश। इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई सुविधाओं। तो हमने डेटा कौन सा निकाला है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का डेटा निकाला, कृषि उत्पादन आंकड़ा लीधा है आपणे, बट एनी ऊपर घणा बधा कारणों लीधे इफेक्ट थती होय छे। ये एक सिंपल उदाहरण मैंने आपको बताया कि भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटमॉस्फेयर, वातावरण पर, आबोहवा पर। रेनफॉल, वरसादना प्रमाण पर, ये सब बताया मैंने अभी। क्वालिटी ऑफ सीड्स, बियारणनी गुणवत्ता पर। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, वावणीनी पद्धतियों पर। समझे? अब तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो माहिती का समूह है, एक से ज्यादा डेटा। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, उस डेटा के ऊपर बहुत सब रीजन से इफेक्ट होती है। देन नेक्स्ट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। देखो जो मैटर्स, जे बाबतों न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड की है उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं है, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। सॉरी, कैसी बात कर रहे हो? स्टैटिस्टिक्स बनने के लिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर गुड, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर एवरेज एंड सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर पुअर। तो ये गुड, एवरेज और पुअर, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। समझ रहे हो? मैं बोलूं मेरे थोड़े स्टूडेंट्स अच्छे, गुड, सारा छे, एवरेज मतलब एवरेज मध्यम छे, सरेराश कक्षाना छे, एंड पुअर सारी कक्षाना नथी। These all are qualitative words. आ बधा गुणात्मक शब्दों छे बेटा। गुड, एवरेज, पुअर, ये सब क्वालिटेटिव वर्ड्स है।
और क्वालिटेटिव वर्ड्स कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकते। अगर हाँ, लेकिन अब मैं थोड़ा अलग से बता रहा हूं यही बात। द गुड स्टूडेंट्स आर दोज हु स्कोर 70% और above. The average students are those who average between 50 to 70%. And poor students are those who have scored below 50%. अब मैंने क्या किया, जो क्वालिटेटिव वर्ड था गुड, उसके आगे मैंने नंबर जोड़ दिया कि भाई गुड स्टूडेंट्स वही है जिसके परसेंटेज 70 से ज्यादा है, एवरेज स्टूडेंट्स वही है जिसके 50 से 70 के बीच में है, और पुअर स्टूडेंट्स वो है जिसके 50% से कम है। तो यहां मैंने क्या किया, जो क्वालिटेटिव वर्ड्स थे ना, गुड, एवरेज, पुअर, उसको नंबर के साथ जोड़ दिया। नाउ इट इज स्टैटिस्टिक्स। अब यह स्टैटिस्टिक्स है। इसलिए मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स होने के लिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना जरूरी है। આંકડાશાસ્ત્ર બનવા માટે સંખ્યાઓ એની સાથે જોડાયેલી હોવી જરૂરી છે, નહીં તો અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ, नहीं तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं। समझ गए? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कहां से हम याद रखना है, कहां से शुरू किया है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, माहितीनो समूह होवो જોઈએ, अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, डेटा के ऊपर बहुत सारे रीजन से इफेक्ट होगा। देन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, संख्यात्मक रीते रजू थયેલો डेटा होवो જોઈએ। देन एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। डेटा एन्यूमरेटेड એટલે આગળની થશે और एस्टिमेटेड અંદાજિત હશે, बट अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, ચોકસાઈના યોગ્ય ધોરણ મુજબ। ऐसा नहीं कि फाड़ फाड़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं ये पॉइंट समझाने के लिए, अपना नवलखी कंपाउंड है ना, आप सबने देखा होगा बड़ौदे के अंदर, जहां पे बड़ी बड़ी जाहिर सभा होती है ना, वो यूनिटी रन होता है ना, वहां से शुरू होता है नवलखी से, वो ग्राउंड आपने देखा होगा। चलो उस ग्राउंड का कैपेसिटी है एक समय में उस ग्राउंड के अंदर 20,000 पीपल बैठ सकते हैं, इतना कैपेसिटी है उसका। ठीक है, आपके माइंड में रखो, ग्राउंड का कैपेसिटी कितना है, 20,000 लोग बैठ सकेंगे, इतना कैपेसिटी है उसका। ठीक है, अब दूसरी बात, आदरणीय पीएम नरेंद्र भाई मोदी, भाइयों बहनों केम छो, उनका इलेक्शन मीटिंग था, चूंटणी सभा थी, साहेब आया था नरेंद्र भाई, अपना वडाप्रधान श्री। ठीक है, अब एक बंदा था, बहुत बड़ा फैन था उनका, तो वो ऐसा बोलेगा, आपके माइंड में होना चाहिए नवलखी ग्राउंड का कैपेसिटी कितना है, 20,000 पीपल। ठीक है, वो बंदा नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फ्रेंड है, फैन है, सॉरी फ्रेंड नहीं, फैन है, फ्रेंड तो कोई भी नहीं है, वैसे हो गया, अपने को क्या पता, फैन है वो बड़ा। तो उसने उसके दूसरे फ्रेंड को बताया, अरे यार मैं तो गयो तो नवलखी, बहुत मजा आई, 5 लाख पब्लिक हतु। કેટલું પબ્લિક હતું, 5 લાખ પબ્લિક હતું। અલા મારા ભાઈ, ગ્રાઉન્ડની કેપેસિટી 20,000 માણસની છે બેસાડવાની, ચલો ગમે તેમ ભર્યા, ઘેટા બકરાની જેમ ભર્યા, તો 20,000 ના 40,000 બેસે, અને પેલો ફાળે જ કેટલું જબરજસ્ત, કેટલા માણસ હતા, 5 લાખ। अरे मेरे भाई, डेटा एस्टिमेटेड होना चाहिए, ये रहा एस्टिमेटेड, अंदाजित होવું જોઈએ, ગણવા તો નથી બેઠા આપણે, है ना, ગણવા નથી બેઠા, एस्टिमेटेड होना चाहिए, एन्यूमरेटेड આગણિત હોવું જોઈએ, अंदाजित હોવું જોઈએ, बट कैसे, अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अभी वो ग्राउंड की कैपेसिटी 20,000 है, ठीक है, तो कोई 25,000 पीपल बोलेगा तो बात गले में उतरेगी। चलो ज्यादा में ज्यादा 30,000 बोला तो भी बात गले में उतरेगी। क्यों?
क्योंकि ये रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है, ચોકસાઈના યોગ્ય ધોરણ મુજબ પેલો કહી રહ્યો છે. बट वो बंदा ऐसा बोलेगा यार कि 5 लाख लोग आए थे उसको नरेंद्र भाई मोदी को सुनने के लिए, तो इज इट प्रॉपर? क्या वो प्रॉपर है? नहीं है. ठीक है, तो डेटा एस्टिमेटेड होना चाहिए, एन्यूमरेटेड होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, ચોકસાઈના યોગ્ય ધોરણ મુજબ અંદાજિત કે આગણિત માહિતી. એન્યુમરેટેડ એટલે આગણિત માહિતી હોવી જોઈએ. नाउ कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर. डेटा हम जो कलेक्ट करते हैं वो कैसा डेटा कलेक्ट होना चाहिए? सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, हैफाजार्ड मैनर के अंदर जैसे तैसे डेटा कलेक्ट नहीं करना है. माहिती व्यवस्थित स्वरूपे एकठी थયેલી હોવી જોઈએ. हैफाजार्ड मैनर એટલે अव्यवस्थित स्वरूपे डेटा कलेक्ट करेलू होवू જોઈએ नहीं. अगर हैफाजार्ड मैनर के अंदर डेटा कलेक्ट किया है तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते. स्टैटिस्टिक्स आर दोस which are collected in systematic manner. सिस्टमैटिक मैनर के अंदर डेटा को कलेक्ट किया है तो ही उसको स्टैटिस्टिक्स हम कह सकते हैं. देन फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, डेटा जो कलेक्ट करते हैं ना, उसका डेटा कलेक्ट करने का पर्पस पहले से डिसाइड होना चाहिए, पूर्व निश्चित हेतु अनुसार. प्री डिटरमाइंड पर्पस, पहले थी नक्की करेला हेतु मुजब, पूर्व निश्चित हेतु अनुसार. फॉर एग्जाम्पल, हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, जीवन निर्वाह खर्चનો સૂચકાંક તૈયાર કરીએ છીએ, તો આપણા માઇન્ડમાં પહેલેથી સેટ હોવું જોઈએ કે कौन से क्लास के लिए हम CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना रहे हैं. लेबरर का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग होगा, रिच पीपल का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग होगा. मिडिल क्लास के जो पीपल है उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग होगा. तो डेटा को कलेक्ट करने से पहले डेटा कलेक्ट करने का जो पर्पस है वो डिसाइड होना चाहिए, और जो पहले से हमने डिसाइड करके पर्पस रखा है उसी के अनुसार डेटा को कलेक्ट करना चाहिए. फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, पहले थी नक्की करेला हेतु मुजब डेटा कलेक्ट थवो જોઈએ. देन प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, એકબીજા સાથે સંબંધિત માહિતી હોવી જોઈએ. रिलेशन टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं तो सामने प्रोडक्ट के सेल्स का डेटा कलेक्ट करो, तो यहाँ एडवर्टाइज को सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे. जो पहला पॉइंट था उसी की तरह है, लेकिन यहाँ एक दूसरे के साथ रिलेशन. एडवर्टाइज बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगा, एडवर्टाइज कम होगा तो सेल्स भी कम होगा. एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप. एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ. एज ऑफ हस्बैंड बढ़ेगा तो एज ऑफ वाइफ कम होगा. अला बोलो, कम होगा. पति 1 साल बड़ा हुआ तो पत्नी 1 साल नहीं यार, वो भी बढ़ने वाली है. तो ये एक दूसरे के साथ संबंधित डेटा है. समझे? तो लास्ट पॉइंट में क्या दिया है? प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ संबंधित डेटा प्लेस करना चाहिए, रजू करना चाहिए. समझ गए? तो ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए. अब ये डेफिनेशन, सर मुझे नहीं हो रहा है, मुझे ये आ रहा है, मुझे वो आ रहा है, कुछ नहीं, सब करना ही पड़ेगा. ये डेफिनेशन आएगी आपको कंप्लीट तो समझ लो 5 मार्क्स हो गए. सर किस तरह से? इतनी डेफिनेशन 4 लाइन लिखना है, 5 लाइन लिखना है, इसके 5 मार्क्स देगा? नहीं, इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना है तो फिर 5 मार्क्स होगा. किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है वो मैं बताता हूँ, बाद में बता रहा हूँ, बहुत उतावल अच्छी नहीं. ठीक है, चलो देखो. तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डेटा, सभी पॉइंट्स 1 बाय 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिए. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डेटा और इन प्लूरल सेंस अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉरेस सेक्रेट. ये नाम याद रखना, हॉरेस सेक्रेट की डेफिनेशन है ये. स्टेटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, माहिती, जो હવે ગુજરાતી પણ બોલી જાઉં છું, માહિતીનો સમૂહ હોવો જોઈએ.
અફેક્ટેડ ટુ અ માર્ક્ડ એક્સટેન્ટ બાય મલ્ટિપ્લિસિટી ઓફ કોઝિસ, અનેક કારણો લીધે માહિતી પર અસર થાય છે. ન્યુમેરિકલી એક્સપ્રેસ્ડ, સંખ્યાત્મક રીતે રજૂ થયેલી ડેટા હોય યા માહિતી હોય. એન્યુમરેટેડ ઓર એસ્ટિમેટેડ અકોર્ડિંગ ટુ રિઝનેબલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ એક્યુરસી, ચોકસાઈના યોગ્ય ધોરણ મુજબ અંદાજિત કે આગણિત માહિતી હશે. કલેક્ટેડ ઇન સિસ્ટમેટિક મેનર, વ્યવસ્થિત સ્વરૂપે એકઠી થયેલી માહિતી હશે. ફોર પ્રીડિટરમાઇન્ડ પર્પઝ, પહેલેથી નિશ્ચિત કરેલા હેતુ અનુસાર. એન્ડ પ્લેસ્ડ ઇન રિલેશન ટુ ઈચ અધર, એકબીજા સાથે સંબંધિત માહિતી રજૂ થયેલી હોવી જોઈએ. ओके, ये हॉस्टैक्रिट का डेफिनेशन है. नाउ सेकंड डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, या इसको कहते हैं सिंगुलर सेंस. स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल मेथड तरीके, मतलब आंकड़ा शास्त्र आंकड़ाकीय पद्धतियों तरीके या आंकड़ा शास्त्रीय पद्धतियों तरीके. जैसे यहां था आंकड़ा शास्त्र आंकड़ा शास्त्रीय माहिती तरीके या आंकड़ाकीय माहिती तरीके, इसी तरह से यहाँ है स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड्स. तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर कुछ नया नहीं है. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, वही है, याद करो. सिंगुलर सेंस के अंदर हमने क्या मीनिंग लिखा था? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस which refers to बोलो, पहला कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. वही डेफिनेशन है, सिर्फ नाम लिख दिया. ये किसकी डेफिनेशन है? तो क्रॉक्स्टन एंड काउडन का डेफिनेशन है. क्रॉक्स्टन एंड काउडन 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपको यह आया था. क्रॉक्स्टन एंड काउडन आपको याद नहीं है लेकिन था सिलेबस में, मुझे पता है. ओके, चलो देखो यहाँ. अकॉर्डिंग टू क्रॉक्स्टन एंड काउडन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. संख्यात्मक माहितीનું એકત્રીકરણ, વ્યવસ્થાપન, રજૂઆત, પૃથક્કરણ અને અર્થઘટન એને સ્ટેટિસ્ટિક્સ કહેવાય. तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया. अगर ये डेफिनेशन आएगी तो उसके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, और अगर ये डेफिनेशन आएगी आपको एग्जाम के अंदर तो इसके साथ 5 मेथड्स लिखना है. कंप्लीट, 5 मार्क्स हो गए. स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डेटा, हॉरेस सेक्रेट की डेफिनेशन या प्लूरल सेंस के अंदर डेफिनेशन आया तो आपको लिखना है हॉरेस सेक्रेट का डेफिनेशन प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स. ये बताता हूं मैं अभी. क्वेश्चन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है पहली डेफिनेशन के साथ में, और जो दूसरी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, उसके साथ में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 मेथड्स जो कल बताई थी, इसके पहले वाले लेक्चर में बताई थी. अंडरस्टैंड कैसे लिखना है, मार्क्स कैसे मिलेंगे, हाउ आई गेट मार्क्स, वो मैंने बताया. ठीक है, चलो देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज डेटा. स्टैटिस्टिक्स के डेटा तरीके के क्या लिखना है हमको? कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षणों लिखवाना है. फर्स्ट पॉइंट, ये ही डेफिनेशन है, कुछ करना नहीं है उसमें. ये 1 2 3 4 5 6 लाइन, या मेरे बोर्ड पे 6 दिख रही है, आपके बुक के अंदर कितनी होती है मुझे नहीं पता. तो ये डेफिनेशन है, उसके सभी पॉइंट के अंदर दे शुड बी लगा देना है. दे शुड बी, 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 दे शुड बी. दिख रहा है सर कैसा दे शुड बी? देखो बताऊं. पहला पॉइंट क्या था? स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. तो यहां पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में दे शुड बी एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. ये डेफिनेशन के अंदर से ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं, कुछ अलग नहीं है. समझ गए? हेलो हेलो, यस. जागते रहो, थियरी चल रहा है, नींद आएगी. मुझे पढ़ाने वक्त आती है, आपको समझने की वक्त भी आएगी. नींद को भगाना है. ओके, चलो देखो. पहला पॉइंट क्या था? स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. तो यहां लिखना है दे शुड बी एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. दूसरा पॉइंट था अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस.
तो यहां लिखना है दे शुड बी अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ये सब क्या है, ये सब क्या, अरे भाई मेरे ये 15-20 मिनट से मैं क्या कर रहा हूं, वही तो एक्सप्लेन कर रहा था मेरे भाई। हेलो यस, देखो दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, तो दे शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब आगे आए एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, तो दे शुड बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। नाउ कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, तो ये रहा दे शुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, है ना, फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, दे शुड बी कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। लास्ट पॉइंट एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, दे शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो यही डेफिनेशन के सभी पॉइंट्स लिखना है, आगे क्या ऐड कर देना है, दे शुड बी, 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 हो गया। तो वो क्या बन गए, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ऐसा हुआ स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डेटा या प्लूरल सेंस के अंदर डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर आ रही है, तो ये डेफिनेशन लिखना है प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। और सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन पूछता है या स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड बोल रहा है, तो ये क्रॉक्सन-काउडन की डेफिनेशन लिखना है और उसके साथ 5 मेथड्स एक्सप्लेन करना है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। क्लियर? હજમણ પડી કે હજમો આપવો પડશે પચાવવા માટે? ઘરે મમ્મીને કહેવાનું, મમ્મી अजमो आप पचतू नहीं बराबर, अजमो अजमो अजवाइन हिंदी में बोलते हैं जिसको, मम्मी के किचन में होगी उनको बोलने का थोड़ा अजमो आपो, ये अजमाने साथे थोड़ू मीठू नाखवान, बराबर मिक्स करवान, 10 मिनट के बाद सब कुछ जो कुछ आपने खाया है उसका पाचन हो जाएगा, लेकिन इसका पाचन होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू डू, ठीक है। तो इतना कर देना। आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। सीक्वेंस यही रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय एवरीवन।